अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन कैसे की जाए, क्योंकि हमने पहले प्रोग्राम में जो है वो सब्जेक्ट की सिलेक्शन पे बात कर चुके हैं। तो आज हमने मुनासिब समझा कि इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जाए। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि ये जो स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूशन को लेकर, वो किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। प्लस हम इसमें आज डिस्कस करेंगे कि एस्पायरेशन, डेवलपमेंट एंड अल्टरनेटिव एवेल्यूशन जो है वो किस तरह से की जाती है, ऑप्शन की जो कंसिडरेशन है वो किस तरह से की जाती है, प्लस इवेल्युएशन ऑफ रिमेनिंग ऑप्शंस पर अगर बात की जाए, और जो सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसकी इंपॉर्टेंस पे बात की जाए, करेक्टरिस्टिक्स पर बात की जाए, वो क्या हो सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि आप क्या बेहतर समझते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें हाउ टू चूज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो आपकी राय क्या होगी? देखिए, इंसान की जिंदगी में उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ से वो तालीम हासिल करता है वो लाइफ लॉन्ग इम्पोर्टेंस के हामिल हुआ करते हैं। और सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरफ हमारा एप्टीट्यूड है, जिस डिसिप्लिन की तरफ और जिस सब्जेक्ट की तरफ, उसके लिए हमें देखना चाहिए कि ऐसा इंस्टीट्यूट तलाश किया जाए जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर हो, जिसके अंदर फैकल्टी बहुत अच्छी हो, जिसका ओवरऑल फेम अपने डिसिप्लिन के हवाले से वो बाकी इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में बेहतर हो। फिर इसके साथ साथ ये देखना भी इंतहाई जरूरी होता है कि हमारी अपनी एक्सेसिबिलिटी कितनी है उस प्रोपोज्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ। जी सर, व्हाट इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स मेक ईच इंस्टीट्यूशन यूनिक? क्या वो चीज़ें हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को यूनिक बनाता है सर? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्रॉपर कैंपस का होना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, प्रॉपर रिकग्निशन होना मुख्तलिफ स्टेचुरी बॉडीज से, और अबव ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का जो डिपार्टमेंट, जिस इंस्टीट्यूशन का जिसमें हम ज्वाइन करना जी। चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी फैकल्टी बहुत स्ट्रांग हो, उसकी फैकल्टी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रांग हो, उनकी अपनी रिसर्च जो है वो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जी सर, इफ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डिटर्मिन द स्टूडेंट एजुकेशनल एस्पिरेशन in aspect of status attainment, are there any certain things that you think particular need from any institution, sir? जी, देखिए, इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले तो ये है कि जो आजकल की जो इंटरनेशनल नीड्स हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए, वो सारी इंस्टीट्यूशन में पूरी होनी चाहिए। जी। एक तो ये है कि उसके अंदर जो करिकुलम अडॉप्ट किया जाए वो अप टू डेट होना चाहिए, उसका उस इंस्टीट्यूशन का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसके जो क्लासरूम्स हैं, उसकी जो लैब्स हैं, उसकी जो लेबोरेटरीज के अलावा उसकी जो लाइब्रेरीज है, उसकी जो इंटरनेट एक्सेस है, जो जो इंटरनेशनल ऑनलाइन जो नॉलेज रिपोजिटरीज हैं उन तक उसकी एक्सेस होनी चाहिए। दूसरा, उसके इन्वायरमेंट में जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में इन्वायरमेंट के हवाले से, एटमॉस्फेयर के हवाले से और सेहत के हवाले से जो एसओपीज हैं उन पर अमल किया जाना चाहिए, तभी उस इंस्टीट्यूशन की तरफ क्लाइंटेल जो है वो रागिब होता है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रेफरेंस की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, उसके अलावा इवेल्यूशन की बात करते हैं, क्या ये तीन चीज़ें काफ़ी होती हैं अगर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं, या कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है? जी, मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो ये 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें जो जी। जो फीडबैक है ना, क्लाइंटेल फीडबैक, जी। वो बहुत मैटर करता है कि जो रिसीविंग एंड है वो उस सारे प्रोसेस को, उस इंस्टीट्यूशन के बनने, नॉलेज को डिसिमिनेट करने, इस सारे में जो रिसीविंग एंड पर है वो उसे किस तरह से परसीव करता है, और फिर जो एक कोई स्टूडेंट है फॉर इंस्टेंस, तो उसके उसके पेरेंट्स उसको किस तरह से इवेलुएट करते हैं, ये आज के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेलुएशन का पर्सपेक्टिव है।
ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये बताएंगे हाउ वी कैन इंक्रीज द इंस्टीट्यूशन आवर एजुकेशनल एस्पिरेशन फॉर एनी चिल्ड्रन और एनी पेरेंट्स, हम किस तरह से इसको इन्हेंस कर सकते हैं? अगर हम बात करें एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल एस्पिरेशन की, क्या बेहतरीन जो है वो आप टूल समझते हैं या वे समझते हैं कि जिसके ज़रिए जो है हम ये इसको इन्हेंस कर सकते हैं? जी, सबसे अहम बात आजकल जो कोई भी ब्रांड, खा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ही ब्रांड क्यों ना हो, उसके लिए उसकी कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी ये सब शामिल होनी चाहिए। जो काम किसी इंस्टीट्यूशन में हो रहा जी। है उसको दुनिया को नजर भी आना चाहिए, और उसके लिए आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ ये बहुत बेहतर होता है कि जो एलुमनाई हैं उस इंस्टीट्यूशन जी। के, उनको इन्वॉल्व किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट होते हैं। वो प्रोडक्ट जो उस इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से जो है उसको प्रोपोगेट कर सकता है इन अ पॉजिटिव सेंस, उसकी एडवोकेसी कर सकता है लोगों के लिए, ये मैं समझता हूं कि एक बेहतर तरीकेकार जो फी जमाना जो है वो बहुत जरूरी है। जी। अच्छा सर, ये जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिफरेंट अलायंस हो जाते हैं, एसोसिएशंस हो जाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो क्या उनके अपने स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल होते हैं कि जब वो कल करियर के लिए जाएंगे या जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए उनको प्रोवाइड की जाती हैं? सर, इसका ये भी एक बेनिफिट होता है कि अगर आप किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से आप कोई डिग्री हासिल कर रहे हो तो आपका करियर ज़्यादा ब्राइट होगा? एग्जैक्टली, देखिए जो अच्छे इंस्टीट्यूशन दुनिया के अंदर हैं, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी और जनूबी एशिया के अंदर भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन इंडस्ट्री के साथ या जी। दूसरे इदारों के साथ उनके एमओयूज होते हैं, उनके एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो वहां पर कैंप्स लगाते हैं और वहीं से वो टैलेंट हंट करते हैं। वो जो इंस्टीट्यूशंस, जो बोरोइंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें भी एक फ्रेश ग्रेजुएट्स और फ्रेश ब्लड और फ्रेश एनर्जी मिल जाती है, और स्टूडेंट्स को और उस इंस्टीट्यूशन को जो अपने ग्रेजुएट्स को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट के और करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सर, वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ज़हीन तो होते हैं लेकिन उनको स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं या सोशो इकोनॉमिक जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए? कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी अवेयरनेस भी नहीं होती है, सेकेंडली जो है उनके पास कोई इतनी कॉस्ट भी नहीं होती है कि वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सके, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का हो तो फिर एक ख्वाब ही बन गया। जी, ऐसा है कि बहुत सारे दुनिया की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके यहाँ मेरिट स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। जी। फिर इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आज के ज़माने में स्टूडेंट्स को जो है ना वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए सीवी कैसे लिखा जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो अपने आप के अंदर जो खुद सलाहियतें हैं, उनको आपने एक वन पेज में कैसे उसको रिफ्लेक्ट करना है, ये भी एक आर्ट है। जी। और इंसान जिंदगी में सीखता चला जाता है, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इदारे, बहुत सारी पर्सनालिटीज उसको इस ग्रूमिंग में हेल्पफुल होती जी। अच्छा सर, ये बताएं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एचईसी से भी रिकॉग्नाइज होती हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाए सिलेबस भी सेम ही होता है, लेकिन रैंकिंग वाइज अगर बात की जाए तो उनका रैंक कैसे हाई होता है? अब जैसे अगर हम दो यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन कर लें, किसी भी दो यूनिवर्सिटीज़ का, तो आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम सुन के ही आपको पता चलता है कि इसने अगर फ़लाँ यूनिवर्सिटी से की है तो उसका मतलब जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो हाई ही होगी, तो उसको कोई इंटरव्यू में भी इतनी डिफिकल्टीज या बैरियर फेस करने नहीं पड़ते हैं। तो लेकिन अगर हम कोर्स की बात करें तो सिलेबस तो सेम होता है, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है सर? है। नॉट नेसेसरली के बिल्कुल सेम हो कोर्स भी, लेकिन इम्पोर्टेंट कोर्स ये आउटलाइन होता सर। है कि किसी भी, जी जी, किसी भी इंस्टीट्यूशन जो है, उस इंस्टीट्यूशन की जो फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में एचईसी की रैंकिंग में वो यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये बड़ा मैटर करता है। आजकल का जो क्लाइंटेल है, आजकल के स्टूडेंट्स भी वो इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि वो फॉरन ऑनलाइन जाके देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रैंकिंग क्या है, और वो रैंकिंग कैसे बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। उसमें ये कि जो रिसर्च प्रोड्यूस होती है उस यूनिवर्सिटी में, वो मैटर करती है। जो इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड रिसर्च होती है, जी। वो उसके स्टूडेंट्स और फैकल्टी जो वो रिसर्च प्रोड्यूस करते हैं, और जो वो इनोवेटिव आइडियाज फ्लोट करते हैं
नॉलेज एरिना के अंदर, इससे डिटरमिन होती है उस यूनिवर्सिटी और या उस इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग है, और वो रैंकिंग उसकी एक साख बनाती है, जी। और वो साख ही जो है वो फिर डिपेंड करती है क्लाइंटेल को अट्रैक्ट करने में भी, और जो वहां से ग्रेजुएट हैं उनकी फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में एडजस्टमेंट। जी। सर, इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि हमने भी अपने बच्चों को कहाँ पर जो है वो इनरोल करवाना है, कहाँ एडमिशन दिलवाना है। तो क्या कॉलेज भी जो है ये मरहला है, फेज़ ऐसी है कि अगर आप हायर एजुकेशन के साथ इसका देखें, मुकाबला देखें, तो इम्पेक्ट करता है सर कि आप किस कॉलेज से आए, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? सर, या वेरी करेगा जी ये ये इसके तो साथ कि आपने किस डिग्री के साथ किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? जी, यकीनन, जैसे हम अगर यूनिवर्सिटीज़ को एनालाइज़ कर रहे थे या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एनालाइज़ कर रहे थे, फ़ी ज़माना तो ये है कि जो समझदार पेरेंट्स हैं वो तो बच्चों के इस दुनिया में आने के साथ ही अच्छे इंस्टीट्यूशन तलाश कर लेने शुरू कर देते हैं कि उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन से होगी और वो अच्छी बेस बनी हुई उनकी होगी, तो ही वो अच्छे कॉलेज में जा सकेंगे। और फिर अच्छे कॉलेज का होना, अच्छे से मुराद उसकी एकेडमिक एनवायरनमेंट और उसके अंदर बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसका होना, तभी वो हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन जी। को जॉइन करने के काबिल हो सके। जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम में बात की है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो हमें किन पहलुओं पर नज़र रखनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कौन से बैरियर्स हैं। सबसे बड़ा जो बैरियर है वो हमने देखा है कि जो कॉस्ट का, बेनिफिट कंसिडरेशन का जो बैरियर है, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन के ऊपर। तो नाज़रीन, अभी गवर्नमेंट को जो ज़रूरत है सोचने की वो ये है कि डज़ द इंस्टीट्यूशन हैव एनी एक्सटेंसिबल स्कॉलरशिप स्कीम और नॉट, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन भी हैं और आगे अपनी स्किल को दिखाना भी चाहते हैं, और लेकिन उनको ऐसे इंस्टीट्यूट मिल नहीं पाते हैं जो कॉस्टली भी होते हैं और रैंक में बेशक ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी फीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, जिसकी वजह से वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते और वो बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं कुछ ऐसे उनको इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिलवा देते हैं जो अफोर्डेबल भी होते हैं, ताकि उनके एजुकेशन के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सोचें कि एक्सटेंसिबल स्कॉलरशिप स्कीम जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोवाइड करें इंस्टीट्यूट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्किल्स को मनवा सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त, दोबारा से प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए मौजूद और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।